देश के जाने माने विचारक, लेखक और गांधीवादी नेता भास्कर राव रोकड़े द्वारा इन दिनों शिक्षित, बेरोजगार युवा और कम पढ़े लिखे दिशाहीन युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए सम्यक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तारतम्य में ग्वालियर के तानसेन नगर स्थित सहयोग गार्डन में एक विशेष सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेसी नेता और समाजवादी विचारक योगेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में यह विशेष आयोजन किया गया, जहां विचारक और लेखक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं को सुनहरे भविष्य की बुनियाद रखने और रोजगार के नए अवसर तलाशने को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और योगेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में शामिल होकर समाजवादी विचारक भास्कर राव रोकड़े के व्याख्यान को सुना और आत्मसात किया। तो वहीं कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि देश का भविष्य देश का युवा है और जब देश का युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं तो देश का भविष्य सुनहरा होगा। का कहना था कि अब इनने व्हाट्सएप आदि पर भेजा है, सकता है आप लोगों ने वीडियो शायद सबको मिल जाएगी। अब आजकल क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना हो गया और उसका एक कारण और भी है कि मैंने शिक्षित वर्ग के लिए मतलब शिक्षा के उसमें हमने दिया था कि किस किस कोर्स के बाद में किस किस प्रकार का कोर्स करने से प्लेसमेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। उसमें भी इन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया था। और तीसरी किताब थी उत्कर्ष पथ, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, ट्रेडिशनल कोर्सेज और रोजगारी की समस्या मेरे सामने बड़ी विचित्र स्थिति से आने लगी। मैं युवाओं से बात करता कि बताइए किस कारण से इतनी बेरोजगारी बढ़ी, आप लोग क्या समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बेरोजगारी जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। इतने पद खाली है फिर भी नौकरी नहीं निकल रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, आदि बातें जो अन्य नेता लोग करते हैं वो लोग शिक्षित वर्ग के बेरोजगार भी वही बात कर रहे हैं, जबकि वो इस क्षेत्र में दक्षता योग्यता हासिल कर चुके हैं, सही बातों पर जा सकते हैं। तो मैंने इसका पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर हालात क्यों ऐसे बने, इतनी दिक्कतें क्यों आ गई। पूरी थी 40 लोगों की, लेकिन लगातार रिटायर होते चले गए, 28 कम हो गए, 12 से काम लेना पड़ता है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ इस जवाब से। जैसे कि आप सब पत्रकार बंधु हैं, मैं भी पत्रकार ही हूँ। बोले देखते हैं कि 3 साल तक अगर कोई विरोध नहीं हुआ तो हम सबकी 65 कर देंगे। सारे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए और डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए। हुआ है, लेकिन उन्होंने उस भाषा का उपयोग करते हुए लिखा कि अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, जिसके कारण रिटायर्ड कर्मचारी जो बहुत अधिक है, एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। यदि ईपीएफओ की अनुशंसा मानते हुए केंद्र वास्तव दिया जाए कि 10-12 साल तक कोई वैकेंसी निकलेगी ही नहीं, जब पद खाली नहीं होंगे तो वैकेंसी कैसे निकलेगी, ये चिंतनीय विषय आया सामने। तब मैंने क्या की बात कही है, संपत्ति सम्यक अभियान नव क्रांति की दिशा में बढ़ने वाला अभियान है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट आयु 58 साल से 68 और ईपीएफओ की अनुशंसा मान ली जाए तो 70 से 73 हो जाएगी। पद खाली नहीं होंगे तो इन्हें नियुक्ति कैसी मिलेगी। हमने 31 जुलाई 2024 में आंकड़े निकाले, यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू की जाती है तो 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों पर भार इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं बना है। हम न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करके सरकारी और निजी क्षेत्र की वेतन विसंगति को दूर करते हुए समान वेतन की बात पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग प्रणाली से 9,80,000 सरकारी पदों पर भी नियुक्तियां की जा चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में 90% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा चुके हैं। तो हर हालत में 1 जनवरी 2024 से आउटसोर्सिंग प्रणाली पर नियंत्रण कर दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया गया है और श्रम कानूनों में ढील दे दी गई है। इससे बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू होगी और श्रम कानूनों को पूर्ववत कर दिया जाएगा। और आखिरी बात यह है हमारी कि आबादी के अनुपात में आरक्षण हो और अधिकतम अंक अधिकारी परीक्षा में लाने वाले जो हैं उनको 10% एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत आरक्षण दे दिया जाए। इससे समानता का स्तर बन जाएगा। और आखिरी बात मेरी जाती है, राजा महाराजाओं ने कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए राजमहलों में बने रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जबकि वे राजघरानों में राजमहलों में नहीं रह सकते। राजमहल और
किले आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी के हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग में दे देना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना के संपत्ति अपने पास में रख लिया है। उनके संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, उनकी सारी संपत्ति को सरकारी करते हुए, उस सरकारी संपत्ति करने के बाद उसको बेचने से जो राशि प्राप्त हो, उससे पूरे राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग डेवलप करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चयन स्थापित कर पूरे राज्य को विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जोन बना दिया जाए। इससे हमारे शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों को नौकरी मिलने लगेगी और ये राज्य नवक्रांति की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी के नेतृत्व में ग्वालियर में एक सम्यक अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका एक कार्यक्रम हुआ है जो सहयोग गार्डन ग्वालियर मुरार में रमटापुरा में आयोजित था। हजारों की मात्रा में सैकड़ों बेरोजगार युवा वहाँ पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे करके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, ज़िले के अंदर बेरोजगारी दूर की जाए। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इससे तो कुछ योजनाएं हैं जिन पर सर ने भी प्रकाश डाला है। ये प्रख्यात विचारक हैं, इन्होंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया है और इनका जो दर्द है वो ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कैसे भी करके रोजगार प्राप्त करें और मुख्य धारा में चल सकें।